एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मैं एक ऐसा मजबूर बाप था। मैंने अपने भविष्य का सब कुछ खो दिया था। ना ही मेरी हमसफ़र मेरे साथ थी और ना ही मैंने भविष्य के लिए कुछ बचाया था। मैंने अपना सब कुछ अपने बेटे के भविष्य बनाने में लगा दिया था और मेरा बेटा काबिल भी बना। लेकिन किस्मत का लिखा कौन टाल सकता था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ये सब कुछ हो जाएगा। बस मैं तो दिन रात सिर्फ अपने बेटे के भविष्य बनाने में लगा दिया था। ना ही मुझे दिन की खबर थी, ना ही मुझे रात की। और जब सुख भोगने का समय आया तो मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। मेरा बेटा बहुत ही सीधा साधा था। वो मेरी बहुत सेवा करता था। उसने शादी भी एक अच्छी लड़की से ही की थी। कुछ टाइम के बाद बेटा और बहू दोनों विदेश चले गए। कुछ दिन के बाद खबर आई दोनों मर गए हैं। इस बात को सालों गुजर गए। मैं बीमार था, भीख मांग मांग कर गुजारा करने लगा। एक दिन भीख मांगते मांगते एक महल जैसे घर के सामने आया तो चौकीदार ने मुझे वहां नौकरी पर रख लिया। पैरों तले से ज़मीन तो तब निकल गई जब मालिक और मालकिन को मैंने अपनी आंखों से देखा। वह दोनों भी मुझे देखकर घबरा गए क्योंकि वह दोनों तो। ये था कहानी का शीर्षक। अब सुनिए पूरी कहानी। मैं जैसे ही दफ्तर से घर आता मेरा बेटा दीपक भागता हुआ आया और आकर मेरी टांगों से लिपट गया। आ गए मेरे पापा, आ गए मेरे पापा। मैंने बड़ी जल्दी से उसे गोद में उठा लिया, उसके माथे पर किस की। उसने मेरे गले में हाथ डालकर कहा, आज पापा आप मेरे लिए क्या लाए हैं। मैंने जेब से चॉकलेट निकाल कर अपने बेटे को दी तो उसने मुंह बना लिया। चॉकलेट अपनी जेब में रख कर बोला, आप मेरे जन्मदिन पर मुझे बस चॉकलेट देंगे। दीपक की नाराज़गी पर मुझे हंसी आ गई थी। अच्छा अंदर चलो, और भी बहुत सारी चीज़ें लेकर आया हूँ, मैंने कहा तो दीपक मेरे साथ खुशी खुशी अंदर आ गया था। जल्दी दिखाइए न पापा, दीपक से तो सब्र भी नहीं हो रहा था। अच्छा दिखाता हूँ बाबा। मैंने एक साइकिल लेकर दिया। उसे देखकर तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ और उसी में मगन हो गया। मैं उसे इस तरह खुश देखकर मेरे दिल में एक ठंडक सी उतर गई थी। मेरा बेटा दीपक मेरे दिल का सुकून था। मेरी पत्नी भी मेरे पास आकर बैठ गई थी। मेरी पत्नी ने दीपक की साइकिल देखी तो कहने लगी, आपको दीपक के लिए इतना महंगा गिफ्ट लाने की क्या ज़रूरत थी। कोई बात नहीं, हमारा एक ही तो बेटा है। उसकी खुशी मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है। अगर वह खुश है तो मुझे महंगी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और आज तो वैसे भी दीपक का जन्मदिन है, इसलिए आज मैं सब कुछ उसकी पसंद का ही लेकर आया हूँ। तुम जानती हो ना मेरे दिल में दीपक के लिए कितनी मोहब्बत है। मैंने अपनी पत्नी को एक एक खाने का सामान पकड़ाते हुए कहा, वह सब तो ठीक है लेकिन अब महीने का बजट का क्या होगा। तुम फिक्र ना करो, हम पर भगवान की कृपा हो जाएगी। सब सामान निकाल कर मेज पर रखो, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। मैंने कहा तो मेरी पत्नी सामान की पन्नी लेकर रसोई की तरफ बढ़ गई थी। और मेरा नाम सुखबीर था। मैंने एक मिडिल क्लास में ही आँख खोली थी। मेरे माँ बाप एक छोटी सी परचून की दुकान चलाते थे जिससे हमारा गुजर बसर आराम से हो जाता था। माँ एक साधारण घरेलू औरत थी जिसकी ज़िंदगी का मकसद अपने बच्चों की परवरिश और पति की सेवा करनी थी। मैंने कभी अपनी माँ को और पापा से झगड़ा करते हुए या गाली गलौज करते नहीं देखा था। मैं अपने माँ बाप का एक ही बेटा था। मेरी एक छोटी बहन भी थी। मेरे पापा ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने मिडिल तक पढ़ाई की थी, लेकिन उन्हें अपने बच्चों का पढ़ाने का बहुत शौक था। पापा अपनी दुकान से जो कमा कर लाते थे वह दुकान पर खर्च निकाल कर बाकी पैसे माँ के हाथ में रख देते थे। माँ हर महीने घर के खर्च में से कुछ पैसे निकाल कर अलग रख लेती थी ताकि पैसों की वजह से कभी मेरी पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आए। मैंने स्कूल की पढ़ाई पास करके कॉलेज में आ गया था। मुझे फीस और किताबों के लिए जितने पैसे चाहिए होती थी माँ निकाल कर मेरे हाथों में रख देती थी। मैं हैरान होता था कि माँ ने कभी मुझे पैसों के लिए मना नहीं किया था। पता नहीं माँ के पास ये पैसे कहाँ से आ जाते थे। आखिर एक दिन मैंने माँ से पूछ ही लिया, माँ मुझे जितने पैसों की ज़रूरत होती है आप जल्दी से मुझे दे देती हैं, आखिर आपके पास मेरी ज़रूरत के हिसाब के पैसे कहाँ से आते हैं। तब माँ ने मुस्कुराते हुए बताया था उन्होंने घर खर्च में से बचा बचा कर मेरे और मेरी बहन के लिए अलग से कुछ पैसे जमा करके रखती हैं और मुझे उसी पैसों में से दे देती हैं। मुझे अपनी माँ की ये आदत बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी थी। मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, उसने तो कभी स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी थी, लेकिन वह इतनी समझदार थी। अक्सर मैं उनकी समझदारी पर हैरान रह जाता था। यही सब कुछ मेरी माँ ने मेरी बहन के परवरिश में भी शामिल कर दी थी। वह भी माँ की तरह बड़ी ही गुणवंती और समझदार थी, इसलिए जल्दी ही उसके लिए अच्छे घरों से रिश्ते आने लग गए थे। पापा को लड़का और उसके घर वाले दोनों ही अच्छे लगे थे, इसलिए उन्होंने बहन का रिश्ता तय कर दिया था। माँ ने मेरी बहन के दहेज के काफ़ी तैयारी पहले से ही कर रखी थी। कुछ पैसे पापा के पास भी जमा थे।
मेरी बहन की शादी बड़े अच्छे तरीके से संपन्न हो गई थी और वह अपने घर की हो गई थी। मेरी बहन के शादी के बाद माँ को सुकून तो हो गई थी, लेकिन वह बहुत अकेली भी हो गई थी। पापा तो सुबह गए रात को ही घर वापस आते थे। मैं भी कॉलेज से आकर ज़्यादातर अपनी पढ़ाई में बिजी रहता था। सुमन थी तो घर में हलचल सी मची रहती थी। उसकी बातों और हंसी से घर में चहल पहल और रौनक लगी रहती थी। सुमन के जाने से तो हमारे घर की रौनक बिल्कुल ही खत्म हो गई थी और इस सब का ज़्यादा असर मेरी माँ ने ले लिया था। वे काफ़ी चुप चुप और उदास रहने लगी थी। माँ की सेहत भी अब पहले जैसी नहीं रहती थी। वे काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। उनके घुटनों में अक्सर दर्द रहता था। मेरी पढ़ाई पूरी हुई तो मैं अलग अलग जगह पर नौकरी के लिए पेपर दिए थे। जल्दी ही मुझे एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल गई थी। माँ चाहती थी जल्दी ही मेरी शादी कर दे ताकि बहू के आने से घर में रौनक वापस आ सके। मुझे क्या ऐतराज़ हो सकता था। मैं तो माँ की मर्जी में ही खुश था। इस तरह रवीना मेरी ज़िंदगी में आ गई थी। रवीना हमारे गांव के कुछ ही दूरी पर रहा करती थी। वे पढ़ी लिखी और सुलझी हुई लड़की थी और काफ़ी जिंदा दिल थी और हंसमुख थी। रवीना एक अच्छी पत्नी साबित हुई थी। उसने आते ही घर का सारा काम संभाल लिया था और माँ पापा का भी ख्याल रखती थी। मैं रवीना के साथ अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश था और मैं चाहता था कि पापा अब दुकान पर जाना छोड़ दें और घर में बैठकर आराम करें। उन्होंने बहुत मेहनत कर ली थी, लेकिन पापा का कहना था वे औरतों की तरह घर में बैठकर क्या करेंगे, दुकान पर उनका दिल लगा रहता है। पापा ठीक ही तो कह रहे थे। पापा की भी और दुकानदारों से दोस्ती थी और गपशप में उनका वक्त अच्छा बीत जाता था। इसलिए मैंने भी ज़्यादा जोर नहीं दिया था। मेरी शादी को अब 1 साल बीत गया था, लेकिन रवीना प्रेग्नेंट नहीं हो सकी थी। शादी के पहले साल तो मैंने इतना ध्यान ही नहीं दिया था। रवीना ने 1-2 बार बच्चे के बारे में बात किया था। मैंने उसकी बात को ज़्यादा अहमियत नहीं दी थी। हमारी शादी को वक्त ही कितना हुआ, तुम इतनी अभी से फिक्र में हो गई हो जाएंगे बच्चे, मैंने रवीना को समझाया। लेकिन जब दूसरा साल भी बीत गया तो मुझे थोड़ी बच्चों की चाहत हुई थी। परिवार में मेरे आगे पीछे जितने लड़कों की शादियां हुई थी वे सब के सब बाप बन चुके थे। अब तो सब ने मुझसे सवाल पूछना शुरू कर दिए थे कि बच्चे में इतनी देरी क्यों हो रही है। रवीना को औलाद की बहुत चाहत थी। औलाद की इच्छा तो मुझे भी थी, लेकिन मैं रवीना के सामने इस बारे में बात नहीं छेड़ना चाहता था। मैं उसको ज़्यादा टेंशन नहीं देना चाहता था। उसका दिल लगाने की कोशिश करता रहता था। मेरे माँ बाप भी रवीना को औलाद के लिए कभी पूछताछ नहीं की थी और ना ही उसको एहसास दिलाते थे तुम्हें बच्चा क्यों नहीं हो रहा। और रिश्तेदारों के पूछे गए सवाल से हम दोनों को ही निपटना पड़ता था और हम दोनों ही अक्सर सामना करना पड़ता था। मैं रवीना को डॉक्टर के पास ले गया था। डॉक्टर ने रवीना का पूरा चेकअप किया था और हम दोनों के कुछ टेस्ट भी किए थे। टेस्ट के रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर ने कहा था कि हम दोनों में कोई समस्या नहीं है, भगवान की तरफ से देरी है। जब भगवान की मर्जी होगी तो औलाद हो जाएगी। आप लोग प्रार्थना करें। रवीना तो दिन रात भगवान से प्रार्थना करती रहती थी। मैंने अक्सर उसे पूजा पाठ करते हुए देखा था और बच्चे होने के लिए वो कई व्रत रखती थी और भगवान से खूब प्रार्थनाएं करती थी। मेरी शादी को 5 साल का टाइम भी बीत गया था। उस बीच पापा की मृत्यु भी हो चुकी थी और वे मेरी औलाद को अपने गोद में खिलाने की चाहत लिए इस दुनिया से चले गए थे। मेरी बहन सुमन के पति को बाहर विदेश में अच्छी नौकरी मिल गई थी। सुमन अपने पति और बच्चों के साथ बाहर विदेश में रहती थी। माँ काफ़ी बूढ़ी और कमज़ोर हो गई थी। मेरे रिश्तेदार और मेरे दोस्त अक्सर मुझे दूसरी शादी का सलाह देते थे, जो मैं मजाक में टाल दिया करता था। मुझे दूसरी शादी का कोई शौक़ नहीं था। मैं औलाद के लिए भी दूसरी शादी नहीं करना चाहता था। मैं रवीना को साफ साफ कह चुका था कि भगवान ने मुझे औलाद देनी होगी तो तुमसे ही हो जाएगी, वरना दूसरी तीसरी चौथी जितनी चाहे शादी कर लूँ। अगर किस्मत में औलाद नहीं है तो शादियाँ करने का भी कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन रवीना के दिल में बहुत से शक थे। मेरी किसी भी बात से उसे तसल्ली नहीं होती थी। वह बार बार मुझे यही कहती थी, आखिर आप कब तक सब्र करोगे। मर्द को तो औलाद की बहुत ज़्यादा चाहत होती है। मैं ज़िंदगी भर सब्र करने को तैयार हूँ, मगर तुम अब मेरे सामने दूसरी शादी की बात मत करना। ऐसा ना हो कि सुन सुनकर मेरा इरादा बन जाए। मैंने मजाक किया तो रवीना भी मुस्कुराने लगती थी। आखिर शादी के 7 साल के बाद भगवान को हम दोनों पर तरस आ गया था। कुछ दिनों से रवीना की तबीयत गिरी गिरी सी थी। मैंने उसे डॉक्टर के पास जाने के लिए कहा तो उसने कहा कि डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, लगता है मौसम के बदलाव का असर है, कुछ दिनों में तबीयत अपने आप ठीक हो जाएगी। रवीना ने कहा तो मैंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद रवीना की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसको कमजोरी के साथ साथ चक्कर भी आने लगे थे। मैंने ज़बरदस्ती रवीना को डॉक्टर के पास ले गया था। डॉक्टर ने रवीना का अल्ट्रासाउंड करने के बाद उसकी प्रेगनेंसी की खुशखबरी सुनाई थी। मुझे और रवीना को
डॉक्टर की बात पर तो यकीन ही नहीं आ रहा था। मैंने हक्का बक्का डॉक्टर की शक्ल देखता रह गया था। क्या ये सच है डॉक्टर साहब? रवीना ने कांपती हुई आवाज़ में पूछा। जी जी हाँ, बिल्कुल सच है, डॉक्टर ने मुस्कुराकर जवाब दिया। तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। रवीना तो बिल्कुल जोर जोर से रोने लगी थी। हम दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था। मेरा बस चलता तो चीख चीख कर पूरी दुनिया को बता देता कि मैं बाप बनने वाला हूँ। डॉक्टर ने रवीना को बड़ी सावधानी बरतने के लिए कहा था। माँ ने उस बीच रवीना का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा था। 9 महीने के बाद भगवान ने मुझे खूबसूरत बेटा देकर हमारी गोद भर दी थी। मैंने अपने बेटे का नाम दीपक रखा था। जब दीपक नन्हा सा मेरी गोद में आया तो मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत का एक तूफान उठा था। मैं घंटों बैठा उसे तकता रहता था। आज मुझे समझ आ गया था औलाद की मोहब्बत क्या होती है। सुना था कि माँ अपनी औलाद से बाप से ज़्यादा मोहब्बत करती है, लेकिन दीपक की मोहब्बत में मैंने तो माँ की ममता को भी पीछे छोड़ दिया था। दीपक रात को रोता तो मैं रात रात भर उसे गोद में लिए टहलता रहता था। उसकी तबीयत खराब होती तो मेरी जान पर बनाती थी। रवीना मेरी ऐसी चाहत और हरकतों पर हंसती थी। आप तो कहते थे आपको औलाद की चाहत नहीं। मैं तो जानता ही नहीं था कि औलाद की मोहब्बत क्या होती है। मैं इस दौलत को पाकर बहुत खुश था। दीपक बड़ा हुआ तो मैंने उसे शहर के सबसे अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया था। दीपक ने इस बात पर एतराज़ भी किया था, स्कूल की फीस बहुत ज़्यादा है, घर के और भी तो खर्चे हैं। लेकिन मैंने कहा था दीपक हमारा इकलौता बेटा है, उसकी पढ़ाई में मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दीपक ने भी मुझे कभी मायूस नहीं किया था। वह बहुत दिमाग का तेज था और पढ़ाई में हमेशा अच्छे नंबरों से पास होता था। दीपक के स्कूल की फीस के बाद घरेलू खर्चों के लिए थोड़े बहुत ही रकम बचती थी। महीने का आखिरी दिन काफ़ी मुश्किल से गुजरता था। दीपक जिस चीज़ की फरमाइश करता मैं उसे हर सूरत में पूरी करता था। दीपक जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ सब बच्चे अमीर घरों से आते थे। मैं नहीं चाहता था कि मेरे बेटे में किसी तरह का एहसास पैदा हो। रवीना ने मुझे कई बार समझाने की कोशिश की थी कि आप दीपक की हर फरमाइश पूरी करते हैं, कभी तो उसको मना भी कर दिया करो, उसको ना सुनने की आदत नहीं है। लेकिन मेरा जवाब हर बार यही होता था, आखिर मैं कमाता किसके लिए हूँ? क्या फ़ायदा ऐसे पैसों का अगर दीपक की ख्वाहिश पूरी ना कर सकूं? फिर दीपक ने कभी भी फालतू फरमाइश भी नहीं की थी। बचपन में वो खिलौनों की फरमाइश करता था, लेकिन बड़ा होने के बाद कभी ज़्यादा फरमाइश नहीं करता था। शायद उसकी वजह ये थी कि मैं उसकी हर फरमाइश बिना कहे पूरी कर देता था। इस बीच मेरी माँ की भी मृत्यु हो गई थी। वह हमें छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। दीपक ने 12th पास कर लिया था। अब वह कॉलेज में आ गया था। 12th के बाद उसको गवर्नमेंट कॉलेज में तो दाखिला नहीं दिलवा सकता था, इसलिए मैंने उसे प्राइवेट कॉलेज में दाखिला करवाया था। दीपक बड़ा होकर और भी निखर गया था। अच्छे स्कूलों में पढ़ने से उसकी पर्सनैलिटी में और ज़्यादा निखार आ गया था। मैं और रवीना दीपक को देख देख कर जीते थे। दीपक को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था वह किसी आम मिडिल क्लास खानदान से संबंध रखता हो, बल्कि वह तो किसी अमीर घर का चश्मो चिराग लगता था। दीपक कॉलेज में आया तो खर्च काफ़ी बढ़ गए थे। बढ़ती हुई महंगाई में घर के खर्चा पूरा करना बहुत मुश्किल हो गया था। दीपक की फीस और घर के बिल अदा करने के बाद मेरे पास कुछ भी नहीं बचता था। दीपक को जेब खर्च भी देना होता था। मैंने आने जाने के लिए उसे एक बाइक भी लेकर दी थी। मैं हर महीने अपने सेविंग फंड में से पैसे निकलवा लेता था। मेरे दफ्तर के दोस्त मुझे समझाते थे, तुम अभी ही सब कुछ खर्च कर दोगे तो रिटायरमेंट के बाद क्या करोगे? प्राइवेट नौकरी है, पेंशन भी नहीं मिलेगी। अपने बुढ़ापे के लिए कुछ तो बचा कर रख लिया करो। खर्चा था, पूरे ही नहीं होते थे। कर्ज उठाने से तो अच्छा ही था अपना जमा पूंजी निकाल लूँ। जितनी चादर हो अपना पैर उतना ही फैलाना चाहिए। हम भी तो इस तनख्वाह में अपने 4-4 बच्चों को पाल रहे हैं और तुमने एक ही बेटे पर अपनी सब जमा पूंजी लुटा दी है। मेरे दोस्तों की बातें बिल्कुल ठीक थी, लेकिन मैं क्या कर सकता था? दीपक की पढ़ाई पूरे होने वाली थी। मुझे उम्मीद थी उसकी काबिलियत की वजह से उसे बहुत अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी। मेरी रिटायरमेंट को भी कुछ ही साल बाकी थे। स्कूल की तरफ से दीपक ने कॉलेज में भी अपनी मेहनत और लगन से काफ़ी अच्छा पोजीशन पाया था। एक दिन दीपक ने अपनी माँ से बात की थी। वह कॉलेज में अपनी क्लासमेट अलका को पसंद करता है और उससे शादी करना भी चाहता है। अगर आप दोनों को ठीक लगे तो अलका के घर रिश्ता लेकर चले जाइए। उसके घर वाले उसका रिश्ता ढूंढ रहे हैं, अब उसकी शादी करना चाहते हैं। रवीना को दीपक की बात कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आई थी। पता नहीं वह कैसी लड़की होगी। कॉलेज की लड़कियां बहुत खुले मिजाज की होती हैं। वैसे तो उसकी बहुत से रिश्ते आ जाते और मैंने जान पहचान में भी अच्छी लड़कियां थी। मैंने तो अपनी सहेली की बेटी दीपक की शादी का सोच रखा था। रवीना ने मुझसे शिकायत की तो मैं मुस्कुरा दिया। श्रीमती, वह दिन दूर नहीं। हमारे माँ बाप ने जिस खूंटे से हमें बांध दिए
हमने उसे सर आंखों पर स्वीकार कर लिया। अब जमाना बदल गया है, हमारा बेटा अच्छा हैंडसम पढ़ा लिखा है जो तुमसे परमिशन भी मांग रहा है, वरना आजकल के बच्चे तो अपना फैसला खुद ही कर लेते हैं। वैसे भी जिंदगी तो दीपक को ही बितानी है। अगर हम उसकी शादी कहीं और करेंगे तो वह कभी खुश नहीं रह सकेगा। जी आप ठीक कह रहे हैं। रवीना को मेरी बात समझ आ गई थी। दीपक के कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई थी। उसने नौकरी तलाश करना शुरू कर दी थी। दीपक को कई कंपनियों से नौकरी के ऑफर भी आ रहे थे, मगर दीपक को कोई नौकरी पसंद नहीं आ रही थी। नौकरी उसके पढ़ाई के हिसाब से नहीं मिल रही थी, तो कभी तनख्वाह उम्मीद से भी कम होती थी। मेरी नौकरी का आखिरी साल भी चल रहा था। रवीना परेशान थी कि मेरे रिटायरमेंट के बाद घर कैसे चलेगा। मैं दीपक को समझाने की कोशिश भी की थी। कहीं से तो शुरुआत करनी होती है बेटा, इतनी कम तनख्वाह में मेरा गुजारा नहीं हो सकता पापा। मैं कोशिश कर रहा हूँ, जल्दी ही कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी, आप फिक्र ना करें। आखिरकार दीपक को उसकी पसंद के हिसाब की नौकरी भी मिल गई थी। एक बहुत बड़ी कंपनी थी जहाँ तरक्की के भी काफ़ी मौके थे। कंपनी के तरफ से गाड़ी भी मिल गई थी। मैं और रवीना बहुत खुश थे। हमारे छोटे से घर में तो गाड़ी रखने की जगह भी नहीं थी। रवीना का कहना था, ये घर बेचकर किसी अच्छी जगह पर किराए पर रह लेते हैं। मैं ये घर बेचना नहीं चाहता था। इस घर में मेरा बचपन बीता था। मेरी सब यादें इसी घर से जुड़ी हुई थी। लेकिन रवीना की बात भी ठीक थी। दीपक को इतना पढ़ा लिखा कर कुएं का मेंढक तो नहीं बना सकते थे। मैंने अपना घर बेच दिया और दीपक ने अपनी पसंद के हिसाब से एक पोस्ट कॉलोनी में ज़मीन बना हुआ किराए पर ले लिया था। दीपक को नौकरी मिलते ही अलका के घर वालों ने शादी की मांग रखती थी। यूँ हमने दीपक और अलका की शादी कर दी थी। अलका अच्छी थी, मेरा और रवीना का बहुत ख्याल रखती थी। रवीना अलका के साथ बहुत दिल लग गया था। मैं भगवान की कृपा करता रहता था। अब मैं अपनी सारी जिम्मेदारियों से फ्री हो चुका था। मुझे मेरे दफ्तर से रिटायरमेंट भी मिल गई थी। मुझे दफ्तर से कोई पैसे नहीं मिल रहे थे। मैं अपना सारा फंड तो पहले ही निकलवा कर खर्च कर चुका था। अब मुझे पैसों की ज़रूरत भी नहीं थी। दीपक अच्छा कमा रहा था और घर की सारी जिम्मेदारियां भी उठा रहा था। मैं खुश था। अब सिर्फ आराम करना चाहता था। मगर ये खुशी और तसल्ली भरी जिंदगी मुझे रास नहीं आई थी। अचानक रवीना की तबीयत खराब रहने लगी थी। दीपक ने अच्छे से अच्छे डॉक्टर से रवीना का इलाज भी करा रहा था, मगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और उसी बीमारी के दौरान एक दिन रवीना की मृत्यु हो गई थी। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। रवीना एक बहुत अच्छी जीवन साथी थी, मेरी दुख सुख की साथी थी। उसने जिंदगी में काफ़ी तंगी बर्दाश्त की थी और बहुत सी कुर्बानियाँ भी दी थी, और जब अच्छा टाइम आया तो वो मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई थी। रवीना के मृत्यु ने मुझे बहुत कमज़ोर और उदास कर दिया था। मैं हर वक्त रवीना को याद करके रोता रहता था। दीपक भी माँ के मृत्यु से बहुत उदास था। वह बार बार माँ को याद करता था। धीरे धीरे दीपक तो इस गम को किसी हद तक भुला चुका था, मगर रवीना को मेरे लिए भुलाना मेरे बस की बात नहीं थी। उम्र के इस हिस्से में मुझे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तो मैं बिल्कुल अकेला रह गया था। मैं रवीना के यादों में घंटों रोता रहता था। अपने बीते हुए कल को याद करके रोता रहता था। जिंदगी की बिजी ने कभी मुझे रवीना के साथ भरपूर तरीके से लुत्फ उठाने का मौका ही नहीं दिया था, और जब समय नसीब हुई तो वो मुझे छोड़कर चली गई थी। शायद इसलिए कहते हैं, जिंदगी के हर पल सही समय पर आनंद उठाना चाहिए, क्योंकि बाद में हमारे पास वक्त और पैसा तो होता है, मगर वे रिश्ते मौजूद नहीं होते। मेरे साथ भी यही हुआ था। जब मेरे पास रवीना के साथ गुजारने का वक्त था तो वह मुझे छोड़कर चली गई थी। दीपक और उसकी पत्नी मेरा बहुत ख्याल रखते थे और मेरा दिल लगाने की हर मुमकिन कोशिश करते रहते थे, मगर रवीना की जगह वह नहीं ले सकते थे। दीपक तो सारा दिन दफ्तर में होता था, घर वापस आता था, फिर भी वो मेरे पास बैठता था, मेरा हाल चाल पूछता था, लेकिन मैं उसे आराम करने के लिए कमरे में भेज देता था। मैं सारा दिन बिस्तर पर पड़े पड़े बिता देता था। दीपक ने मुझे टच वाला फ़ोन ला कर दिया था, लेकिन मेरी सारी ज़िंदगी किसी से इतना गहरा संबंध ही नहीं बनाया था कि अब मैं फ़ोन पर उससे बातें करता। कभी कभी मेरी बहन सीमा से, उसके बच्चों से मेरी बात हो जाती थी। दीपक की कंपनी के तरफ से हर साल 5 या 10 लोगों को बाहर विदेश में भी भेजती थी। कंपनी ने इस बार दीपक को भी भेजना था। उनके सारे खर्चे कंपनी ही दे रही थी। दीपक ने कहा था, पापा अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि आपको अपने साथ विदेश लेकर चलूं, लेकिन जैसे ही सेट हो जाऊंगा आपको ज़रूर विदेश में बुला लूँगा। मैंने खुद भी तो पैसा नहीं बचाया था, वरना आज मैं दीपक के साथ ही चला जाता। दीपक चला गया तो मैं घर में अकेला रह गया था। दीपक ने नौकर को भी गंभीरता से समझा कर गया था कि वो मेरे खाने पीने का ख्याल रखे। नौकरानी आती थी, घर के बाकी कामों के साथ साथ खाना भी बनाकर रख जाती थी,
मुझे तो भूख नहीं लगती थी। अकेला घर काट खाने को दौड़ता था। दीपक की वापसी के दिन करीब आ रहे थे। मैं खुश था कि अब दीपक वापस आने वाला था। तभी एक बड़ी बुरी खबर आई कि जिस कंपनी ने मेरे बेटे दीपक और मेरी बहू को वहां भेजा था, उन दोनों की मृत्यु हो गई है। कंपनी के आदमी ने जब मुझे ये खबर सुनाई तो मैं बेहद परेशान हुआ। अपना कलेजा पकड़कर बैठ गया था। मैं गम से निढाल रो रो कर खुद ही चुप हो जाता था। कोई तसल्ली देने वाला भी नहीं था। उस पोस्ट इलाके में एक दूसरे की कोई खबर तक नहीं लेता था। मेरे बेटे और बहू के मौत को अब 1 महीना बीत चुका था और आमदनी का कोई जरिया भी नहीं था। नौकरानी भी काम छोड़कर जा चुकी थी। फिलहाल उसे तनख्वाह किसने देना था? उसे भी तो अपना पेट पालना था। मुफ्त में तो कोई काम नहीं कर सकती थी। दीपक की कंपनी वाले गाड़ी भी वापस ले जा चुके थे। घर में मौजूद राशन खत्म हो चुका था। मेरे पास कोई जमा पूंजी नहीं थी, ना ही नौकरी थी। उसका अकाउंट भी खाली था। आज मैंने अपने दफ्तर के साथियों की बातों को याद करके पछता रहा था। वह कहते थे, कुछ न कुछ बचा कर रखो, बुरे वक्त में काम आएगी। मगर मैंने तो ध्यान ही नहीं दी थी। मकान मालिक घर का किराया लेने के लिए मेरे सर पर सवार था। मेरे पास तो कुछ नहीं था। उसने मुझे घर से निकाल दिया था। मैं गलियों में दर बदर फिर रहा था। जहाँ रात हुई लेटकर सो जाता। मेरा हुलिया खराब हो चुका था। लोग मुझे भिखारी समझकर कुछ पैसे पकड़ा जाते। मैं उन पैसों से कुछ खरीद कर पेट की आग बुझा लेता था। यूं ही फिरता रहता। मैं एक न जाने कौन सी जगह आ गया था। वहाँ बड़े खूबसूरत बंगले थे। मैं थक गया तो एक महल नुमा बड़ी सी कोठी के सामने बैठ गया। वहाँ का चौकीदार मुझे उठाने आया तो मेरा चेहरा देखकर चौंक गया। आप सुखबीर साहब हैं ना? लेकिन आपने ये क्या हाल बना रखी है? वह मेरा दोस्त रवि था, जो पहले मेरे दफ्तर में चौकीदारी का काम करता था। हाँ रवि, जवान बेटे की मौत ने मुझे इस हाल तक पहुंचा दिया है। मैंने उसे अपना सारा हाल सुना दिया था। मेरी हालत जानकर वह उदास हो गया था। सुखबीर साहब, इस घर के मालिक को एक चौकीदार की ज़रूरत है, जो गेट खोलकर बंद कर सके। इतना काम तो आप कर लेंगे ना? बाकी कुर्सी पर ही बैठे रहना होता है। यहाँ ज़्यादा कोई आता जाता भी नहीं है। मैंने हाँ में सिर हिला दिया था। रवि ने मुझे नौकरी पर रखवा दिया था। दिन भर गेट पर रहता था। रात की ड्यूटी रवि करता था। एक दिन मैंने उस बंगले के साहब के लिए गेट खोला तो गाड़ी से उतरता हुआ आदमी को देखकर चौंक गया था। वह हूबहू मेरे दीपक के शक्ल का था। मेरे मुंह से बड़ी जोर से दीपक का नाम निकला तो उसने एकदम मुड़कर मुझे देखा था। वो मुझे देखकर घबरा गया था। वह तेजी से अंदर चला गया था। मैं उसे पहचानने की गलती नहीं कर सकता था। मैं जल्दी उसके पीछे घर के अंदर चला गया था और सामने ही दीपक के साथ अलका को देखकर मैं सुन रह गया था। मुझसे खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। मैं पास खड़े सोफे पर ढह सा गया। दीपक मेरे कदमों में बैठकर रो रहा था। मेरा दिमाग तो जैसे सुन्न हो गया था। ये सब क्या है? दीपक रोने लगा। पापा, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपने बचपन से लेकर जवान होने तक मुझे शहजादों की तरह पाला। आप हर चीज़ मेरे कहे बगैर ही मेरे सामने लाकर रख दिया करते थे। लेकिन फिर भी मेरी बहुत सी ख्वाहिश थी जो मैं पूरा करना चाहता था। मैंने पढ़ाई की तो आंखों में बहुत से सपने थे, लेकिन मैं नहीं जानता था अय्यासी तो बाप की कमाई पर ही होती है। अपनी कमाई तो सिर्फ ज़रूरत पूरी की जाती है। मैं जो कुछ कमाता घर के किराए, राशन, गाड़ी के खर्च और बिलों की पूर्ति में ही चला जाता था। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं बचता था। कई महीनों से मैंने एक शर्ट भी नहीं खरीदी थी। इसी बीच कंपनी की तरफ से मुझे विदेश जाने का मौका मिला था और अलका को भी मैं अपने साथ ले गया था। जब हमने वहाँ कई महीने एक साथ बिताए तो अलका ने भी जॉब करना शुरू कर दिया था और हम दोनों एक साथ ही सपना देख रहे थे। हम दोनों यहाँ इतना कमा लेंगे, अपने हिंदुस्तान में जाकर एक कोठी और बंगला खरीद कर ऐशो आराम की ज़िंदगी बिताएंगे। हम दोनों के दिमाग में बहुत लालच आ गया और हम दोनों ने अपनी मौत का ही ढोंग रचा लिया। एक नौजवान जोड़ा, मेरी दोस्त संजना थी, हमारे साथ ही वो बहुत अमीर लोग थे। यूरोप में उनका कारोबार था। मेरी और अलका की उनकी काफ़ी दोस्ती हो गई। हम जहाँ जाते थे वे लोग भी हमारे साथ आ जाते थे। उन लोगों ने हमें बताया था वह कुछ महीने पहले ही हिंदुस्तान से यूरोप शिफ्ट हुए हैं। संजना का तो आगे पीछे कोई नहीं था। संजना के पति पुनीत का एक भाई था जो किसी और देश में कारोबार के मालिक था। यूरोप में अपने माँ बाप की मृत्यु के बाद हिंदुस्तान आ गया था। उन्होंने बताया था यहाँ उन्हें कोई भी नहीं जानता और ना ही उनका यहाँ कोई रिश्तेदार है। वे खुश थे, हमारी जान पहचान हो गई थी और उन दोनों ने वादा किया था हिंदुस्तान आकर भी हम मिलते रहेंगे। लेकिन जिस कंपनी ने हमें विदेश भेजा था वहाँ की कंपनी में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की वजह से कई जान चली गई थी। और फिर सोने पर सुहागा तो ये हुआ था, संजना और उसके पति की भी रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। वे दोनों भगवान को प्यारे हो गए थे।
मैं और अलका उनसे कुछ फासले पर ही थी, इसलिए हम बच गए थे और लालच में आ गए थे। मैंने जल्दी से उसके कागजात और पासपोर्ट अपने पासपोर्ट से बदल लिए थे। सबको यही लगा मेरा और अलका की मृत्यु हो गई है। मैं उनकी जगह इस घर में आकर आराम की ज़िंदगी बिताने लगा। उनके बैंक अकाउंट से पैसे निकलवा कर अपनी सारी ज़रूरतें पूरी करने लगा। मैं आपसे भी इसलिए बात नहीं किया, कहीं किसी को हमारे ऊपर शक ना हो जाए। लेकिन इतनी दौलत हासिल करने के बाद भी मुझे सुकून नहीं मिला। मुझे रातों को नींद नहीं आती थी। माँ सपने में भी मुझसे नाराज़ दिखाई देती थी। वे दोनों मियाँ बीवी संजना और रवि मुझे अक्सर रातों को इस घर में चलते फिरते दिखाई देते थे। अलका भी हर वक्त मुझे बुरा भला कहती थी। मैं लालच में इतना डूबता चला गया था, अपनी हरकत पर पछता रहा था। लेकिन अगर मैं किसी और को बताता तो पुलिस मुझे फ्रॉड के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करके ले जाती। इसी डर से मैं चुप रहा। एक दिन मैं चेहरा छुपा कर आपसे मिलने पुराने घर गया, लेकिन वहाँ तो कोई और रहने लगा था। उन्होंने बताया कि वे नहीं जानते कि आप कहाँ हैं। तब से मैं बहुत परेशान था। भगवान ने मुझे औलाद की खुशी दी, लेकिन मेरा बच्चा बच न सका। पैदा होने के कुछ समय के बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। जब मैं अपने 9 महीने के बच्चे को अपने हाथों से मिट्टी के हवाले किया, मुझे समझ आ गई कि माँ बाप की मोहब्बत क्या होती है। मुझे माफ़ कर दीजिए पापा। मुझे समझ आ गई कि असली सुकून चीज़ों और दौलत में नहीं, बल्कि सच्चाई में है, अपने रिश्तों के साथ में है। मुझे माफ़ कर दीजिए पापा। मैंने दीपक को माफ़ कर दिया था। मैं उससे नाराज़ भी नहीं रह सकता था। मैंने बैंक से हर जगह से जानकारी ली और संजना के रिश्तेदारों की तलाश शुरू कर दी थी। जल्दी ही संजना के भाई से मेरी बातचीत हो गई थी। वह हिंदुस्तान आ गया था। मैंने सारी जानकारी उसके सामने रख दी थी। भाई की मौत ने उसे और डरा दिया था और उसने दीपक के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की थी। जितना रकम दीपक ने खर्च कर चुका था उसके लिए कुछ मायने नहीं रखती थी। उसका भाई वापस चला गया था। दीपक ने नई सिरे से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की थी। मुझे खुशी थी। सही वक्त पर दीपक को अकल आ गई थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।